प्यारे बच्चों, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए हमें दो पाइप चाहिए, एक सीधा और एक मुड़ा हुआ। अगर हमारे पास ये पाइप नहीं है तो हम कोई स्ट्रॉ ले सकते हैं या कोई सिलिंड्रिकल पेपर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सीधे पाइप को लेकर इसके एक सिरे से प्रकाश स्रोत टॉर्च की रोशनी डालता हूँ, तो दूसरे सिरे से मेरे को प्रकाश दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि मैं टॉर्च की लाइट को बेंड पाइप से डालने की कोशिश करता हूँ तो क्या मेरे को वो जो टॉर्च का सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता। केवल जो बेंडिंग पार्ट से थोड़ी बहुत झिरी से लाइट आ रही है वही दिखाई दे रही है। इस एक्टिविटी को हम दूसरे रूप में भी करके देख सकते हैं। इसके लिए हमें 3 गत्ते चाहिए या ये लोहे की प्लेट हो सकती हैं, जिनमें समान ऊंचाई पर छेद हैं, ऊपर की ओर 3 छेद हैं। अब मैं इनको एक सीध में रखा, मैंने एक सिरे से लेजर लाइट के प्रकाश को डालता हूं, जो एक छेद से होता हुआ दूसरे में और दूसरे से तीसरे में होता हुआ स्क्रीन पर दिखाई देता है। शर्त यह है कि तीनों एक सीध में हो, तभी ये जाएगा, तीनों की ऊंचाई भी एक ही हो। अब अगर मैं बीच वाले छेद को, बीच वाली प्लेट को आगे पीछे कर देता हूं तो ये प्रकाश जो है स्क्रीन पर नहीं मिल पाता। अगर प्रकाश आड़ा तिरछा चलता, दाएं बाएं चलता, तो स्क्रीन पर आना चाहिए था। तो अब इससे हमने ये दर्शाने की कोशिश की कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लाइट ट्रेवल इन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। प्रकाश के इस गुण को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इससे क्या बनता है? छाया उत्पन्न होती है। तो इससे पहले हमारे पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ऐसे सोर्स जिनके आर पार होकर प्रकाश निकल जाता है उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को लिया है। आप और भी कुछ ले सकते हैं, पल्पेट की बोतल ले सकते हैं, गिलास बोतल ले सकते हैं, पानी से भरी बोतल ले सकते हैं। तो जब मैं टॉर्च की लाइट को इसके आर पार मैं देख रहा हूँ, दूसरी तरफ से प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो मेरा मटेरियल है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसी तरीके से मैं कोई ऑयली पेपर या बटर पेपर या घिसा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच लेकर के लाइट को करता हूँ, तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रकाश नहीं आ रहा, धूमिल रूप से आ रहा है। तो ये कैसा हुआ? मेरा ट्रांसल्यूसेंट। इसी तरीके से कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता, जैसे मेरी कोई किताब हो सकती है, कोई हार्ड पेपर हो सकता है, मेटलिक शीट हो सकती है। तो ये सब मेरे क्या हैं? ओपेक, अपारदर्शी वस्तु। तो अब हम ये जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के सामने रखते हैं तो जहाँ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, उसकी दूसरी तरफ उसकी क्या बनती है? एक छवि बनती है। उस छवि को हम क्या कहते हैं? शैडो, छाया कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ और दूसरी तरफ से मैं एक लाइट सोर्स को डालने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो छाया जो है हमेशा लाइट सोर्स के दूसरी डायरेक्शन में बनती है। अभी मैंने लाइट सोर्स को नहीं जलाया, दूसरी लाइट सोर्स की शैडो आपको जिधर से लाइट आ रही है वो दिखाई दे रही है जी।
तो जब मैंने टॉर्च की लाइट को डाला तो शैडो जो है टॉर्च की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के पीछे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं इसके एंगल को चेंज करता जा रहा हूँ, यानी प्रकाश स्रोत को उसके ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो छाया छोटी होती जा रही है। आपने दिन के समय देखा होगा, मध्य दिन के समय अगर किसी पार्क, बगीचे, स्कूल गार्डन में कोई पेड़ लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, तो उसकी छाया छोटी होती जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो छाया बड़ी होती है। तो इसी पर हमारी बहुत सारी जो छाया घड़ी होती हैं, सन क्लॉक हैं, वो इसी पर काम करती हैं। तो जैसे जैसे मैं लाइट सोर्स को दूर लेके जा रहा हूँ, छाया बड़ी हो रही है, और लाइट सोर्स को नज़दीक लेकर आ रहा हूँ तो छाया छोटी हो रही है। हम बोलते भी हैं कि चिराग तले अंधेरा, तो जैसे जैसे मैं ऊपर लेकर आया छाया छोटी हो गई। तो ये सब था हमारा छाया का खेल। अब अगर हम दो लाइट सोर्स को एक साथ लें तो छाया के भी दो भाग होते हैं। एक डार्क लाइट साइड होती है जिसको हम अम्बरा कहते हैं, दूसरा क्या होता है पेनम्बरा, यानी कि उपछाया वाला पार्ट जो होता है। अगर मैं दो लाइट सोर्स को ले रहा हूँ तो जहाँ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट है वो मेरा अम्बरा छाया है, और जहाँ दोनों छायाकृति बन रही हैं वो मेरी उपछाया है। अब मैं दो लाइट सोर्स के साथ इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दो शैडो आप देख पा रहे हैं, और जहाँ मर्जिंग होगी दोनों शैडो की, वहाँ पर एक डार्क पार्ट आपको दिखाई देने लग रहा है। अब ये बीच में आपको दिख रहा है, तो डार्क साइड जो है वो छाया है, और जो साइड में दिख रही हैं वो उपछाया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी मैदान में, क्रिकेट के मैदान में फ्लड लाइट में जो मैच खेला जा रहा है, तो अगर 4 लाइट मैदान में जली हुई हैं तो 4 उपछाया खिलाड़ी की बन रही होती हैं। तो ये छाया और उपछाया का भाग हुआ। तो अगर हम छाया को देखें, अगर किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट में देखें, एक ही रंग के प्रकाश में देखें, या वस्तु का रंग कोई भी लें हम, तो छाया हमेशा काली ही होती है जहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो अगर हम लाल लाइट में देखें तब भी छाया काली होगी, नीली में देखें तब भी काली होगी, और हरी में देखें तब भी छाया काली होगी। तो अब हम इनको रंगीन लाइट में भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं हरी लाइट में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ तो अब छाया मेरी काली दिखाई दे रही है। मैं इसको स्क्रीन के नज़दीक लेकर आता हूँ, स्क्रीन पे शायद दिखा पाऊँ मैं जी। लाल लाइट में छाया काली दिखाई दे रही है। अब मैं नीली लाइट में किया तब भी छाया काली थी। लेकिन अगर मैं 2 या 3 तरह की लाइट को मिला देता हूँ तो छाया का जो भाग होगा, अगर उपछाया वाला भाग कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 3 हमारे पास प्राइमरी कलर हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। जो हमारा कॉर्निया का कोन सेल वाला पार्ट है, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए हम इनको प्राइमरी कलर कहते हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड प्राथमिक रंग। जब हम ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो एक खूबसूरत रंग मिलता है श्यान, फिरोजी। जब हम ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो मजेंटा, मैरून कलर मिलता है। जब ग्रीन और रेड को मिलाते हैं तो येलो मिलता है। लेकिन अगर हम तीनों प्राइमरी कलर को मिलाएं, ब्लू, ग्रीन, रेड को, तो हमारे पास सफ़ेद रंग मिलता है। तो सियान, मजेंटा, येलो मेरे सेकेंडरी कलर हैं और वाइट मेरा कंपोजिट कलर है। अब डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें कि सफ़ेद कपड़े पर अगर पीले रंग के धब्बे हैं तो अपोजिट कलर का प्राइमरी कलर अगर हम यूज करें तो कपड़ा पुनः सफ़ेद हो जाता है, नील लगा देते हैं। अब इसको आपकी तरफ मैंने करके दिखाया है। अब इसको याद रखने का तरीका है, बेबी कम्स विद मदर गोज ईयरली रेड फोर्ट।
जब ब्लू और ग्रीन को मिलाया तो सियान कलर, ब्लू और रेड को मिलाया तो मजेंटा कलर, ग्रीन और रेड को मिलाया तो येलो कलर, और तीनों प्राइमरी कलर को मिलाया तो क्या हुआ, वाइट कलर। जो हमारी कलर टोनर होती है उसमें सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर की इंक होती है। इन्हीं से सारे कलर का कम्बिनेशन फिर हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इन 3 प्राइमरी कलर को मिलते हुए मिक्सिंग का। तो ये मेरे पास 3 कलर की एलईडी हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब इसके पास में एक मेरे पास स्लिट है जिसमें एक सिंगल छेद है प्लेट में। अब इसको इसके पास लेकर आता हूँ तो आप इसकी जो मिक्सिंग देख पा रहे हैं लाइट की, ब्लू, ग्रीन, रेड मेरे को आउटर रिंग दिखाई दे रही हैं। तो जहाँ 2 कलर की रिंग मिल रही हैं, ग्रीन और ब्लू मिल रही है, वहाँ मेरे को सियान कलर, जहाँ ब्लू और रेड मिल रहा है वहाँ मेरे को मजेंटा पिंक सा कलर दिखाई दे रहा है, और जहाँ मेरे को रेड और ग्रीन मिल रहा है उधर मेरे को येलो कलर, और ठीक बीच में जहाँ पर तीनों प्राइमरी कलर और तीनों सेकेंडरी कलर की इंटर मिक्सिंग हो रही है वहाँ बीच में सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है। तो ये नज़दीक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको 2 स्लेट के साथ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये सिंगल स्लिट के साथ ही है, 2 स्लिट के साथ दिखाऊंगा। तो ब्लू, ग्रीन, रेड मेरे प्राइमरी कलर, सियान, मजेंटा, येलो सेकेंडरी कलर। अब ये 2 स्लिट के साथ है, 2 छेद हैं इसके अंदर प्लेट के अंदर, और मैं अब इसको 3 छेदों के साथ, वही चीज़ 3 छेद वाली प्लेट के साथ। तो आपने देखा होगा कि जो डीजे की लाइट होती हैं ब्लू, ग्रीन, रेड कलर की, उनकी इंटरमिक्सिंग से हमारे कपड़ों पर, सफ़ेद कपड़ों पर कुछ कलर उपछाया मिल रही होती हैं लाइट कलर से। अब जहाँ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट है वहाँ मेरे को अभी भी ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उपछाया वाला पोर्शन है मेरे को तीनों सेकेंडरी कलर दिखने की कोशिश कर रही है और तीनों प्राइमरी कलर। तो ये बड़ा सुंदर सा व्यू दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे शैडो पैटर्न पर। तो ये तीनों जी, अब यहाँ पर मैंने एक शटल कॉक ली है। तो जैसे हमने शैडो बनाई थी, हमें लाइट सोर्स चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पैटर्न बन रही है। आप अपने डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल कलेक्ट कीजिए और उनके पैटर्न को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक और मेटलिक परफोरेटेड जाली युक्त आकृति है। तो जहाँ से प्रकाश रिस करके जा रहा है, छन के जा रहा है, उसकी वहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है, और जो ओपेक था उसकी मेरे को छाया बनी हुई दिखाई दे रही है। तो लाइट सोर्स से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की शेप बहुत मायने रखती है। मटेरियल जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी शैडो बनाने में बहुत मायने रखती है। अब ये मेरे पास हम प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक लेज़र टॉर्च ली मैंने, तो इसके पूरे पाथ को देखने के लिए हमें कोलाइडल मीडियम की आवश्यकता होगी उसके पार्टिकल की साइज को बड़ा करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा धुएं को यूज किया है। पानी में अगर कर रहे हैं तो हम डिटॉल, दूध की बूंद। अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की ओर जा रहे हैं।
तो रिफ्लेक्शन के लिए कोई भी हमें शाइनी सरफेस, मेटलिक सरफेस या मिरर कंप्लीट अगर रिफ्लेक्शन दिखाना है हमें, तो जब मैं मिरर पर लाइट सोर्स को डाल रहा हूँ तो जिधर मेरा लाइट सोर्स है वो मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर ये गिर रही है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक रेड लेजर से लाइट और डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, इंसिडेंस को चेंज कर रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है और छोटा कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, और छोटा करता जाऊँ और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मैं अगर इसको नॉर्मल पॉइंट पर ले आऊँ तो ये उसी रास्ते पर रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई विद इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो था शाइनी सरफेस की। अगर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जो शाइनी तो है, जैसे मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल को लिया और उस एल्युमिनियम फॉइल को दबाकर इसकी सरफेस को कैसा कर दिया, इरेगुलर कर दिया, क्योंकि इसमें उबड़ खाबड़ इसको मैंने बना दिया, अनियमित इसकी सतह कर दी। तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर ना होकर के इरेगुलर हो जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है, यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे न जाकर के वो छिटकने लगती है। तो ये जो छिटकती हुई चीज़ें हैं अधिकांश हमारे जीवन में, जो रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज्ड है। जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका डिफ्यूज लाइट आती है, हम किसी भी एंगल पर खड़े हों वस्तु दिखाई दे रही होती है। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग रे वाला पॉइंट है, वहीं पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी वस्तु दिखाई देगी। अब यहाँ पर मैंने एक गोल्डन लेस लेने की कोशिश की है और इसके अंदर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर पैटर्न यहाँ दिखाई देता है, कितनी बढ़िया तरीके से लाइट जो है वो अलग अलग कोणों पर छिटक रही है, कोई किधर जा रही है। तो नियमित ना हो करके ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का फ़ायदा यही है कि हम किसी भी कोने में खड़े हों वस्तु हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे पास वो कहीं ना कहीं किसी भी कोने से छिटकता हुआ प्रकाश पहुंच रहा है। बढ़ते हैं हम अगली गतिविधि की ओर। यदि हम दो मिरर को, अभी हम बात करने जा रहे हैं मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि मिरर क्या होता है। तो मिरर के सामने जिस वस्तु को, जितनी ऊंचाई की वस्तु को हम रखते हैं, उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 4 इंच का निशान लगाया हुआ है, तो मिरर के अंदर भी हमें ये 4 इंच का ही दिखाई दे रहा है। तो कोई भी वस्तु मिरर के अंदर जैसी है उसी रूप में दिखाई देती है, समान आकार की दिखाई देती है। प्लेन मिरर सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसकी मैग्नीफिकेशन +1 होती है। मैग्नीफिकेशन के बारे में हम आगे ज़रूर जानेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, या तो आज के सत्र में या अगले सत्र में। अब अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। कोई वस्तु प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर रखी जाती है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिड बनाने की कोशिश की है। एक तरफ कुछ अल्फ़ाबेट नंबर लिखे हैं जो सीधे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं अल्फ़ाबेट को मैंने उल्टा करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक इंच टेप को भी लगाने की कोशिश की है दूरी के लिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्लेन मिरर के अंदर
लेटरल इन्वर्जन होता है। ये वस्तु को बाएं भाग को दायां करके दिखाता है। अब यहाँ एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा रखा था, तो जब मिरर को रखते हैं तो वो सीधा पढ़ने में आता है, क्योंकि ड्राइवर साइड में जो कन्वेक्स मिरर होता है या रियर व्यू मिरर होता है, उसमें भी क्या होता है कि वस्तु जो है उल्टी है अगर, तो वो सीधी दिखाई देने लगती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एम्बुलेंस को ही उल्टा करके लिख करके देखें, आप अपने नाम को लिखें और प्लेन मिरर के सामने रख करके देखें तो क्या वो सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है। कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो आपको उल्टे दिखते हैं और कौन से सीधे, उसको तालिकाबद्ध जरूर करें। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। तो अगली गतिविधि में हम दो मिरर को एक डेफिनेट एंगल पर, अच्छा उससे भी पहले मैं एक प्रॉपर्टी और भूल गया था, उसको दिखाता हूँ कि प्लेन मिरर जो है सिमेट्रिकल फॉर्म में ऑब्जेक्ट को कर देता है। यहाँ पर मैंने एक आधा लाफिंग गुड्डा लगा रखा है, उसकी इमेज जैसे ही मिरर रखता हूँ तो उसकी इमेज जो है वो पूरी हो जाती है। तो आधी तो मेरे पास कटी हुई इमेज थी और जैसे ही मिरर रखा तो आधी मिरर में। अब यहाँ पर एक मैंने बटरफ्लाई की आधी इमेज लगा रखी है और जैसे ही मैं मिरर रखूँगा तो ये पूरी दिखाई देने लगेगी। बहुत मज़ेदार गतिविधि है, आप बहुत सारी आकृति बनाएं। अब यहाँ पर एक चेहरा मैंने आधा काट के बनाया है और जैसे ही मैं मिरर रखता हूँ तो वो चेहरा पूरा हो गया। ये मैंने सेब को आधा काट के रखा, पूरा हो गया। अब ये मैं बच्चों के साथ जादू करता हूँ कि मेरे पास एक चप्पल थी, उसका एक जोड़ी जो है वो खो गई है। तो जैसे ही मैंने मिरर रखा तो मेरा जोड़ा जो है वो पूरा हो गया। बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप हैं, इन पर आप रख करके देखिए। एक शेप ऐसी भी है जहाँ पर मिरर को हम उसके डायमीटर वाले पार्ट में किधर भी किसी भी कोण पर रखें, उसकी इमेज हमें पूरी दिखाई देने लगेगी। जैसे मैं सर्किल पर रख करके रख रहा हूँ और मैं इसके कोण को घुमा रहा हूँ, लेकिन वो इमेज जो है हर बार डायमीटर पे ही रखता हूँ। तो शायद मैं दूसरी तरफ से देख नहीं पा रहा हूँ, तो लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन हमारे पास एक वाद्य यंत्र ऐसा भी है जिसको हम डमरू कहते हैं। इसको मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूँ तब भी इसकी इमेज मेरे को पूरी दिखाई देती है, और मिरर को अगर मैं वर्टिकल रखता हूँ तब भी मिरर में इसकी इमेज पूरी हो जाती है। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ इमेज देखें और उन पर मिरर को रख कर के देखें कौन कौन सी इमेज जो हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं। बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप आप कलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसकी एरियल सिमेट्री, बहुत सारी चीज़ें आप करके देख सकते हैं। रेडियल सिमेट्री भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंघे से, कॉम्ब से उसके शैडो पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मिरर को बॉक्स के साइड में लगाया। अगर मैं ऊपर रखूँगा तो जो इसका बेस वाला पार्ट है, बॉटम एरिया है, वहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रॉपर नहीं आ पाती। तो मैंने डिब्बे के दूसरी तरफ मिरर को रखा है और मैं एक कंघा लेकर और दूसरी तरफ से लाइट सोर्स को डालता हूँ। तो जब कंघे की झिरी से लाइट सोर्स निकलता है और मिरर से टकरा करके जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर एक दूसरे को काटने लगती हैं तो एक खूबसूरत जाली बनने लगती है, पैटर्न बनने लगता है। ये मैं दूसरे कंघे से भी करके देख रहा हूँ। आप पेपर में भी कुछ जाली बना करके, स्लिट बना करके कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। शैडो पैटर्न थे कि किसी रोशनदान खिड़की से जब प्रकाश आ रहा होता है तो उसकी छाया हमें कैसी दिखाई दे रही होती है, शैडो पैटर्न। आप बहुत सारे हाथों की आकृति से भी छायाकृति बनाने की कोशिश करते हैं, जो क्लास 6 के अंदर एक्टिविटी है।
अब रिफ्लेक्शन को और बेहतर समझने के लिए मैंने क्या किया, एक हाफ एंगल का मैंने पार्ट डी का पार्ट लगा रखा है और बोर्ड पर वेलक्रो के साथ, इलास्टिक के साथ मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं इंसिडेंट रे को चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसको कलरफुल रखने की कोशिश की है ताकि बच्चा जो है जल्दी से इसको ट्रेस कर पाए। दूसरी तरफ से बच्चे को देखकर इसकी रिफ्लेक्टेड रे को दिखाना है। तो मिरर में एक क्रॉस आमने सामने दिखाई देने लगेगा। बीच में मैंने नॉर्मल दिखाने की कोशिश की है वेलक्रो के साथ ही। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, जिधर से भी मैंने इंसिडेंट रे माना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और दूसरी तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कलरफुल रखने की कोशिश की ताकि बच्चा जो है कलर के आधार पर भी उन स्टिक्स को, प्लास्टिक को सेट कर सकता है। अगर ये नहीं है तो मैं सिंपल 2 झाड़ू की सीख के साथ भी इसको एक्सपेरिमेंट को करके बच्चों के साथ साझा करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक इंसिडेंट रे बनाई, एक झाड़ू की सीख को रखा और बच्चे को कहता हूँ कि इसकी एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरी तरफ से रखें। तो बच्चे जिसको कलर के हिसाब से पता है कि वो पिंक कलर के बॉर्डर पर एक पिन थी या स्टिक थी, झाड़ू की सीख थी, रिफिल थी। अब मिरर में वो क्रॉस देख करके, अब 2 मिरर 90 डिग्री पर जब अरेंज हों तो इमेज कैसी बनती है, कितनी इमेज बनेंगी। तो 2 मिरर को 90 डिग्री पर अरेंज किया है। मैं अब इसको 180 पर लेकर आता हूँ तो एक इमेज, फिर मैं 120 के करीब लेकर आया 2, 90 पर 3। जैसे जैसे मैं अब एंगल को छोटा करता जा रहा हूँ, नंबर ऑफ इमेजेज बढ़ती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर मैं जिसको 0 कर लेता हूँ। 0 मीन्स अगर मैं इनको 2 मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रख लूँगा तो अनंत इमेज, इनफाइनाइट इमेज मिलेंगी। इसको भी हम आगे एक एक्टिविटी में देखेंगे। अब इसको निकालने का फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो थीटा क्या है, एक कोण है। अगर मान लो मैं 180 लेता हूँ तो 360 अपॉन 180, 180 से 360 2 पर कटेगा, 2 माइनस 1 यानी 1 इमेज बनती है। अगर मैं 60 पर लेता हूँ तो 360 अपॉन 60, तो 6 माइनस 1 5 इमेज बनेंगी। तो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 90 60 ये मेरे पास बने हुए भी हैं। नहीं तो जैसे हमने पहली स्थिति में देखा था उससे हम बेहतर समझ पाएंगे। अगर हम लाइट बंद करके देख पाए तो (360/60) तो यहाँ पर मेरे को 5 इमेज दिखाई दे रही थी 60 डिग्री पर। इसको और थोड़ा सा देखते हैं। जी, यहाँ पर मेरे पास पूरा 360 डिग्री का एक पूरा प्रोटेक्टर है, कलर्ड प्रिंट आउट है। मैं इस पर सेट करने की कोशिश करता हूँ उसी इमेज को। तो सबसे पहले मैंने 90 डिग्री पर 2 मिरर को रखा और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ। ये मैं 60 पर ही रख रहा हूँ, शायद इसमें बेहतर दिखा पाऊँगा मैं। हाँ, अब इसमें 5 क्लियर दिखाई दे रही हैं।
दो दो मिरर के फेस पर दिखाई दे रही हैं दोनों पर, और एक ठीक बीच में जहाँ दोनों मिरर चिपके हुए हैं सेलो टेप से। बीच में ऑब्जेक्ट है, उसको काउंट नहीं करना, हमें इमेज को देखना है। मिरर की 5 इमेज दिखाई दे रही हैं 60 पर। जब मैंने 90 पर किया तो 3, 72 पर करूँगा तो 4, अब मैंने और एंगल चेंज किया है। अगर मैं इसको देख पाऊँ आँखों से तो बढ़िया तरीके से दिखता है, एंगल छोटा करता जा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। यदि दो मिरर 90 डिग्री पर अरेंज हों तो उसकी रे कैसी बन रही होगी, रे डायग्राम कैसा बन रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब मैं दो मिरर को पैरेलल रखने की कोशिश करूँगा। तो दो मिरर में पैरेलल रख रहा हूँ और एक मिरर के दूसरे हिस्से से मैंने उसकी पॉलिश को हल्का सा हटा दिया है, जहाँ से मैं लेज़र को डाल सकता हूँ। तो बार बार टकराने के बाद मल्टीपल इमेज हमें मिल रही हैं। तो ये आप चेंजिंग रूम में या मैजिकल जो मिरर रूम होते हैं साइंस सेंटर वगैरह में आप देखते भी होंगे। तो एक रे एक मिरर से टकराई और दूसरे से तीसरे पर। बार्बर शॉप पर आप इसी तरीके के मिरर देखते हैं, जहाँ दोनों दीवार पर मिरर लगे रहते हैं। तो बार बार बहुल परावर्तन के कारण से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से बहुत सारी इमेज हमें दिखाई दे रही होती है। तो ये हमने किया था कि दो मिरर इंक्लाइन थे, अगर जुड़े हुए थे तो वो अलग अलग एंगल्स में कितनी इमेज मिलती हैं। देन पैरेलल पर और ये तब तक हमें दिखाई देती रहती हैं जब तक रे जो है टकराने के बाद मिरर से बाहर नहीं चली जाए। एंगल हल्का सा भी चेंज करें तो अगर वो बाहर चली गई तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने दो मिरर को पैरेलल रखने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि अगर इसको कैमरे में क्लोज करके देख पाएँ हम कितनी इमेज दिख रही हैं। कोशिश करते हैं। तो डीप बेल जो होता है वो इसी तरीके से होता है, या कभी कभी हम दुकानों में उनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए उनकी दोनों सरफेस पर, दोनों दीवारों पर, आंतरिक दीवारों पर क्या लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो दुकान की लंबाई ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ दो मिरर तो लगाए हैं, बस दूसरी तरफ मैंने क्या है कि उसको थोड़ा सा काट रखा है ताकि वाइडर व्यू मिल जाए देखने के लिए। कुछ टेंपल वगैरह में भी हम मूर्ति वगैरह को इसी रूप में देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हमें दिख रही होती हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट की कितनी सारी इमेज हमें दिख पा रही हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की ओर।
यदि हम क्या करें, अभी तक हमारे मिरर जो थे वो फिक्स थे। अगर हम 2 मिरर रोटेटिंग लें, दोनों मिरर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सेटअप में देखें 2 मोटर लगाई हैं और दोनों मोटरों पर जो छोटे वाले गोल मिरर आते हैं जो दुपट्टे वगैरह में लगते हैं, और एक मिरर से टकराने के बाद दूसरे पर जो इमेज है वो दीवार पर कैसी बन रही होगी रोटेटिंग मिरर में, हम देखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों मोटर घूम रही हैं, तो एक से टकराई और दूसरे पर पहुंची। कोशिश करते हैं कि इसकी इमेज को हम दीवार पर या स्क्रीन पर देख पाएँ। जी, बहुत खूबसूरत पैटर्न मिलता है। तो जो डीजे के सामने जो लाइटें लगी रहती हैं वो इसी तरीके से उनके अंदर जो प्लेट हैं वो मूव कर रही होती है, और ये रोटेटिंग मिरर के कारण से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास लेज़र के आगे मैंने एक रोटेटिंग फ़िल्टर लगाया है, और रोटेटिंग फ़िल्टर से जो इमेज हैं वो कैसी बन रही हैं। ये मेरे पास रेडीमेड रोटेटिंग फ़िल्टर है, और केवल लेज़र के आगे उसको मैं लगाता हूँ, उसके अंदर का फ़िल्टर जो है वो घूमने लगता है, और उसके घूमने से ये देखिए क्या खूबसूरत लेज़र का नज़ारा मिल रहा है, जो अभी मैंने ओपन आपको दिखाया था। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। यदि 2 मिरर को दूर दूर अगर हम 45 डिग्री पर अरेंज करते हैं तो क्या मिलता है। अगर हम स्क्रीन पर लेकर आ पाए, सेंट्रल टेबल पर ही कैमरे को फोकस रखें। शायद अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। हाँ, तो ये हमारे पास पेरिस्कोप, 2 तरीके के पेरिस्कोप हैं, एक जेड शेप में और एक सी शेप में। तो पेरिस्कोप का यूज जो है हमारे युद्ध सैनिक करते हैं, सबमरीन्स में इनका यूज होता है। अब इनकी मेकनिज़्म कैसी होती है इसको देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, एक बोर्ड लिया, यहाँ पर ट्यूबलाइट के बॉक्स से मैंने पेरिस्कोप बनाने की कोशिश की है। जो पेरिस्कोप के कॉर्नर पार्ट होते हैं, यहाँ पर दोनों कोनों पर क्या है, 45 डिग्री पर 2 मिरर लगे हुए हैं। यदि मैं एक सोर्स से प्रकाश को डालता हूँ तो एक सोर्स से टकराने के बाद दूसरे सोर्स से छेद से वो प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। जी, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ये एक प्रभाव है। यहाँ पर एक चीज़ से मैं प्रकाश को डाला
तो यानी देखने वाला जो है नीचे वाले छेद से दिख रहा है, लेकिन ऊपर रखी हुई वस्तु, ऊपर वाले छेद से वो वस्तु दिखाई दे रही है। तो कभी हम जैसे युद्ध सैनिक जो छुपे हुए हैं वो एक साथ अपने सिर को नहीं निकालते, वो पेरिस्कोप को बाहर करके जब देखते हैं कि स्थिति सामान्य है या नहीं। अब यहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स है, यहाँ पर डायगोनली मैंने स्लिट बना रखी हैं। तो 2 मिरर को मैंने लगाया, तो जो पहली वाले है वो उसकी मैकेनिज्म को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मिरर जुड़े हुए थे और उसमें किस तरीके से रेज जा रही है। देखते हैं कि जब मैं एक मिरर से प्रकाश को टकरा रहा हूँ जी, तो उसी जेड की फॉर्म में रे हमें दिखाई दे रही है, जो कि हमने पहला पेरिस्कोप देखा था जेड शेप का। अगर मैं दूसरे मिरर का एंगल चेंज कर देता हूँ, यानी वो जो सी शेप वाला पेरिस्कोप था जो अपने पीछे के हिस्से को देखने के लिए यूज होता है, सिर के पीछे वाले हिस्से को, ये तो उसमें सी की फॉर्म में ही उसकी रे डायग्राम बनता है। एक मिरर से रे टकराई, एक मिरर की रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाती है। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। यदि 3 मिरर को 60 डिग्री पर अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास एक नया पैटर्न बनता है। जिस इंस्ट्रूमेंट को हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैलेडोस्कोप। तो थोड़ा सा कैलेडोस्कोप में को भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मिरर स्ट्रिप को 60 डिग्री पर रखा हुआ है और मिरर की दूसरे हिस्से से कुछ पॉलिश को हटा रखा है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से खूबसूरत पैटर्न हमें दिखाई दे रहा होता है। इसको और बेहतर अभी हम कैलेडोस्कोप के अंदर समझेंगे। तो कैलेडोस्कोप में कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। जी, यहाँ पर 3 मिरर को जोड़कर एक कैलेडोस्कोप बनाने की कोशिश की है और नीचे में ऑब्जेक्ट को लेकर के गोल्डन लेंस को लेकर लेजर को डाल रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ से जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत खूबसूरत पैटर्न मेरे को मिल रहा है। अगर इसी कैलेडोस्कोप को मैं ट्रेपेजॉइडल की फॉर्म में लूँ, यानी ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में क्या है कि जो मिरर स्ट्रिप हैं उसमें नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो छोटा होता है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है। जबकि सिंपल कैलेडोस्कोप में देखें तो नीचे ऊपर के जो छेद हैं वो एक जैसे ही हैं, मिरर स्ट्रिप एक जैसी हैं। यहाँ पर जो है मिरर स्ट्रिप को एक अलग डिजाइन से कट किया हुआ है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिरर स्ट्रिप कैसी हैं। अब इससे नीचे का हिस्सा छोटा है, ऊपर का हिस्सा बड़ा। और इसमें भी उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब इसके बाद मेरे पास कुछ परचेज्ड कैलेडोस्कोप हैं, उनमें हम देखते हैं कि इमेज कैसी बनती है। मेरे पास बहुत सारे कैलेडोस्कोप है, लेकिन मैं एग्जाम्पलर आपको 2 या 3 ही दिखा पाऊंगा। अगर इसको कैमरे की तरफ हम कर पाएँ तो अंदर के नज़ारे को हम देखना चाहेंगे। जी, नीचे वाले हिस्से को मैं रोटेट कर रहा हूँ। जितनी बार मैं रोटेट करूँगा हर बार कुछ नई आकृति मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से वो बन रही है।
आप चाहें तो इसमें रंगीन ताल, रंगीन चूड़ियाँ डाल करके खुद अपना एक कैलेडोस्कोप बना सकते हैं 3 मिरर स्ट्रिप के द्वारा। ये दूसरा कैलेडोस्कोप है जिसकी बॉटम साइड पर जो गिलास यूज किया गया है उस पर कुछ स्लिट बनी हुई है और कुछ चेंज होने के कारण से इसका अपना एक अलग पैटर्न बन रहा है। तो ये तो अभी हमने जाना प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। आज जो भी हमने गतिविधि की, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, शैडो फॉर्मेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। अब ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर, तो ये मेरे पास एक बड़ा कन्वेक्स मिरर है और ये कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को आप मेट्रो वगैरह में यूज करते हुए देखते हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा उभरा हुआ है, जैसे कि आप चम्मच में देखते हैं तो जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला तल वाला हिस्सा होता है, वो कन्वेक्स। तो जिसका उभरा हुआ है तल वो क्या है? उत्तल, उभारदार तल उत्तल। और कनकेव, जिसका गड्ढे नुमा, केव नुमा तल है, वो कनकेव। उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, छोटी बनाएगा। तो ड्राइवर साइड में जो मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। मेट्रो स्टेशन पर आपने बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर देखे होंगे, या यहाँ तंग गलियाँ हैं उनके टी पॉइंट पर कन्वेक्स मिरर को लगाया जाता है टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। कनकेव मिरर टॉर्च की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट, ENT डॉक्टर के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है, जब ये सीधा आभासी बनाता है तो बड़ा करके दिखाता है। प्लेन मिरर समान आकार का, कन्वेक्स छोटे आकार का और कनकेव बड़े आकार का। लेकिन कनकेव मिरर इसके अलावा रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। तो कोशिश करेंगे कि अगर हम कनकेव मिरर से कैंडल की कोई इमेज फॉर्मेशन कर पाएँ। जी हाँ, मैंने एक कैंडल ली है और मैं इसकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कनकेव मिरर को आगे पीछे करके। इनकी और बढ़िया अलग अलग पोजीशन पर इमेज हम अगले सत्र में ज़रूर लेकर आएंगे, जहाँ पर हम कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रे डायग्राम। जी, तो ये एक निश्चित दूरी पर ला करके मैंने इसकी इन्वर्टेड इमेज बनाने की कोशिश की है। मोमबत्ती उल्टी दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही सत्र आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूँगा। आज के सत्र में हमने प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, इनको जानने की कोशिश की। कलर्ड शैडो फॉर्मेशन को भी हमने थोड़ा सा देखा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप को और उसकी मैकेनिज्म को जाना। देन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, स्फेरिकल मिरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।